आप प्रेस हैं? जी मैं प्रेस से ही। आपका जन्म कब हुआ? और जब आपका जन्म हुआ हम 5 बार एमपी हो गए थे और आप ज्ञान बांट रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। ये आप लोग जो मीडिया वाले हैं ना, क्या करिएगा भगवान जाने। आप भरोसा रखिए अपने भाई पर। मैं मर जाऊंगा अपनी बच्ची के रेस्पेक्ट के साथ, कुछ भी नहीं होने। हम 90 में इंडिपेंडेंट एमएलए बने, 7 बार एमपी बने, जिसमें 1 बार पार्टी और 6 बार इंडिपेंडेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेरे जीवन का 2 ही अध्याय है, 3। एक है पूरे हिंदुस्तान के गरीबों की मदद करना, दूसरा है गलत लोगों के खिलाफ लड़ करके मरना, और तीसरा है जिन मूल्यों के लिए भारत को जाना गया है, चाहे संवैधानिक हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, किसी भी चीजों का उसके मूल आचरण को लेके चलना। मैं थोड़ा सा ही आपको ये बात कहना जरूरी था। मैं जानता हूं जब लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो उसके भीतर अहंकार की परिक्रमा बढ़ जाती है। जो एलीट क्लास के लोग हैं इस दुनिया में, जिसके चलते कभी नागासाकी पर बम गिरा, कभी हिरोशिमा पर गिरा, और हम तीसरे वर्ल्ड वार की ओर हैं, ये कोई गरीब और कॉमन मैन के चलते नहीं, ये अहंकार के कारण। पूरी दुनिया 2 चीजों पर टिकी हुई है, एक ड्रग्स पर और एक हथियार पर। हमारी इकोनॉमी ही 2 चीज पर टिकी हुई है। जब जब इकोनॉमी संकट में होता है तो हम युद्ध को थोप देते हैं और फिर हम हथियार बेचने लगते हैं। इसी तरह ड्रग्स पूरी दुनिया को समेटा हुआ। बिहार बात तो हम करते हैं गुरु गोविंद की, बुद्ध की, चाणक्य का, मंडल मिश्र का, विश्वामित्र का, वाल्मीकि का, संत रविदास का, लोरी का, सलेश का, तिलका मांझी का, भगवान बिरसा मुंडा का। हम सबकी बात करते हैं। हम बात करते हैं पुराने बिहार की, रामकृष्ण परमहंस का, विवेकानंद का। हम बात करते हैं मंगल पांडे की। हम बात करते हैं डॉक्टर विद्यापति कवि की, राष्ट्रकवि दिनकर का। हम बात करते हैं रेणु जी की। हम नालंदा विक्रमशिला की बात करते हैं। जब पूरी दुनिया में 3 विश्वविद्यालय था तो 2 विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में बिहार में था। हम आर्यभट्ट की भी बात करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक, हम सबसे बड़ी भूमि, हम मगध की भूमि को याद करते हैं। राजा अशोक के उस आर्थिक आजादी का जब हमने एक पराक्रम किया था, तो यदि हम सहरसा के सहस्त्रार्थ को याद करते हैं, मंडल मिश्र, तब भी अभी हम याद करते हैं नक्षत्र मलाकार को, नक्सल मूवमेंट के जनक में, तब भी यदि हम याद करते हैं उधर रेणु, इधर विद्यापति कवि, इधर राजेंद्र बाबू, इधर भिखारी ठाकुर, तो हमारा जो गौरवशाली बिहार है ये दुनिया के लिए ज्ञानों से भरा है। वो उसके इतिहास को दुनिया में कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो इतिहास जो चला गया वो अतीत है, उसको हम देखे नहीं। जो आएगा वो फ्यूचर है। आज प्रेजेंट में जीने की हम सबको आदत डाल लेनी चाहिए। और प्रेजेंट कहता है कि हम भौतिक युग में हैं और इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। इस हिंदुस्तान में लगभग जितना मैंने देखा, पढ़ा, 12.8% लोग पीजी बीए के लगभग जा पाते हैं। महिलाएं 3.2% से ज्यादा एजुकेशन नहीं कर पाए। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एबीसी, दलित, एसटी, एससी के जो लड़कियां हैं वो 7th और 10th 12th जाते जाते वो बैक हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती, उसको मौका नहीं मिला। लगभग इस बीच में 2.5 लाख स्कूल बंद हो गए भारत में, जिसमें 84,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए। 2,300 टेक्निकल कॉलेज बंद हो गए आज से 3 साल पहले, और अगले साल 1,772 टेक्निकल कॉलेज बंद हो गए। एजुकेशन का नैतिक स्तर गिरता चला गया। लगभग हम जो कंट्री मैं जितना देखा हूं, न्यू थॉट पर काम नहीं करता। हमारे यहां रिसर्च पर कोई वैल्यू नहीं और रिसर्च पर बजट भी नहीं। आप यदि बजट देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा।
एजुकेशन पर बहुत कम बजट होता है। हम हथियार पर बजट देते हैं, युद्ध पे लड़ते हैं, हम बजट रक्षा विभाग पर बजट होता है, लूट की प्रवृत्ति पर बजट होता है, लेकिन जहां से हमारी बच्ची को सबसे पहले पढ़ाने की जरूरत है कि हर घर की एक बच्ची पहले एजुकेशन ले। जिस घर की बच्ची एजुकेशन ले लेगा, भारत सही माने में स्वर्णिम रेखा में लिखा जाएगा। जब तक हिंदुस्तान की बेटी बहन हमारी शिक्षित नहीं होगी, तब तक भारत को हम कभी भी स्वर्णिम इतिहास की ओर नहीं बढ़ा पाएंगे। ये सवाल है। हम नारा लगाते रहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बड़ा बड़ा कोटा, लगभग 80,000 करोड़ का माफिया है वहां। 80,000 करोड़, एक कोटा एक हब है। कोटा का जो रेट है एजुकेशन, जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, वो बड़े बड़े पिता के बड़े बड़े बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। इकोनॉमिकल जो कम है, कमजोर है, वो नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। वहां जो टीचर वहां है, वो टीचर बिहार और यूपी का, लगभग बिहार के टीचर वहां पढ़ाते हैं जाके। ऐसा नहीं है कि वो टीचर यहाँ। और जो एजुकेशन रेट है जिसके लिए हम जाते हैं वहां पर, उसका जो कोटा में मैं देखा 1.2, 1.1, कभी कभी 2 पॉइंट क्रॉस किया। हमारे बच्चे सक्सेस नहीं कर पाते। मैंने जिलावार मूल्यांकन किया, ये बात कई बार हम सदन में भी बोले, और हमारे बच्चे को लगता है हम वहां चले जाएं। क्यों लगता है हमारे बच्चे को कि हमको पटना नहीं रहना चाहिए या मधेपुरा में या छपरा में नहीं रहना चाहिए? क्योंकि वो फ्रीडम चाहता है। उसको लगता है यदि मैं फ्रीडम में जीना चाहता हूं तो हमको दूर रहना पड़ेगा, माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा। माँ बाप हम पर अंकुश न डाले। हम ऐसे जगह जाकर के पढ़ें जहां मैं अपनी आजादी के साथ अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाऊं। वहां कोई स्ट्रगल ना हो, वहां कोई अनुशासन ना हो, वहां कंप्लीट रूप से हमारा बच्चा, हमारा बेटा बेटी, जैसे मेरे सगे भाई थे मुखिया जी, उनका बेटा दोनों वहां पढ़ता था कोटा में। 100 स्पीड में गाड़ी एक्सीडेंट किया, 100 के स्पीड में मोटरसाइकिल। हम मुखिया जी को कहते रह गए, लेकिन मुखिया जी हमारी बात को नहीं माने कि आप गाड़ी मत दीजिए। दे दिया। एक किसी तरह हम हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाए। हम उस दोनों बच्चे को किसी तरह बचा पाए, नहीं बचने की स्थिति थी। तो हम अपने परिवार से ही जब देखते हैं तो हमको अनुभव होता है कि कई जगह कहां बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली। क्या है भैया बंगलोर में, कर्नाटक में कौन सा बड़का एमटेक बीटेक, ये क्या बड़ा बड़ा जो संस्थाएं खुली, इंजीनियरिंग का, भोपाल जाइए, अन्य जगह पर जाइए, वो इन्वायरमेंट की बात होती है। और फिर मैं आपको कह रहा हूं, सबसे ज्यादा दोषी कोई है तो वो परिवार है, माँ बाप है। क्योंकि माँ बाप का गाइडेंस, माँ बाप बच्चों को हॉस्टल में कहीं डाल करके वो फ्री हो जाता है कि अब मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। बहुत माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि छुट्टी में भी अपने बच्चों को ले जाना उचित नहीं समझता। उनको लगता है कि वहीं छोड़ दो। अब वो जानना नहीं चाहते कि छुट्टी में उसके बच्चे डिप्रेस में जाएंगे, अकेला 2 आदमी के साथ कैसे जिएगा, इस पर कोई बातचीत नहीं होती है। और हॉस्टल, कोई भी, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी दुनिया में जो भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है उसके साथ बहुत बेईमानी नहीं कर सकता, बहुत बेईमानी नहीं कर सकता। क्योंकि उसको लगता है हमारा जो व्यापार है उसके साथ हम बहुत गद्दारी करेंगे तो हमारी जिंदगी कोलैप्स कर जाएगी। जितना मैंने अनुभव किया है किसी भी चीजों को, मैं मानता हूं, जैसे मैं कई बार कहता हूं, मेडिकल सिस्टम खराब है हमारे कंट्री का, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है मेरी कंट्री का। 1100 करोड़ में आपको आश्चर्य होगा, एक ठो गेट बना है, एक ठो गेट दरभंगा एम्स का, 1100 करोड़ एक गेट, और 200 करोड़ की मिट्टी गेट पर डली। 3 करोड़ में इंडिया गेट बना था, और आज उसको यदि मैं लागत लगाऊं तो 150 करोड़ होगी। 1100 करोड़ में हम बना करके भी चुप हो जाते हैं।
तो इसीलिए जो लोग यहां पर हैं, मैं हमेशा से जो संघू हॉस्टल में मैं हुआ, मैं कई बार कहा मैन टू मैन वेरिएशन करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर अभी मैं विशेष चर्चा हमेशा करता रहा। बड़ी घटना घटित होती रहती है। अभी भी दरभंगा में मुजफ्फरपुर में बच्चा चाइल्ड वाला जो है, जहां बड़ी घटना घटित थी, हम लड़े थे एक साथ सेंटर होम, फिर सेंटर होम में अभी 10 दिन पहले बड़ी घटना घटी। इसमें सबसे बड़ा दोषी सिस्टम है, नेताओं की इच्छा शक्ति है, सरकार की इच्छा शक्ति है नहीं है, इच्छा शक्ति मर चुकी है। यदि हम लॉ को लॉफुल बनावें, एक्सक्यूट करें, हॉस्टल जैसे मैं कई बार कहता हूं, डीटीओ, एमपीआई, भैया थोड़ा देर चुप रहिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। डीटीओ, एमपीआई, थाना और उसके बाद ट्रैफिक, ये चारों आदमी अलग अलग से पैसा वसूलता है। सिस्टम में छेद है, सूद बाजे तो बाजे, चन्नियों बाजे। अब कोई 11 नंबर पर फोन कर दिया, इस हॉस्टल में मेरे साथ बदमाशी हुआ, 11 नंबर आया, अब आपको टॉर्चर करिए, आपसे पैसा भी वसूलेगा, नहीं दिए तो आप पर दृष्टि भी रखेगा, आपकी बदनामी भी होगी और बच्चों की भी बदनामी होती है। मैं सारी चीजों को जानता हूं। सरकार की इच्छा शक्ति शुरू से होती तो उसमें जो सरकार नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा जो थाना है, थाना, ये थाना वाला सभी तरह के भ्रष्टम नियम के उत्कृष्ट संस्था बन गई है, ऊपर से नीचे तक। मैं अपने हॉस्टल के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। कुछ हॉस्टल के चलते अच्छे हॉस्टल की बदनामी होती है और ऐसे हॉस्टल में जाने के लिए ज्यादा माता पिता बेचैन हो जाते हैं। चकाचौंध की दुनिया, बड़े लोगों की बात, हम उसको वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। हम वेरीफाई बिना किए, बहुत सारी चीजों को बिना देखे हम कहीं भी अपने बच्चों को डाल देते हैं। हम लोकल गार्जियन नहीं बनाते हैं। हम उसको, भाई हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, आपके पास वीडियो कॉलिंग है, आपके पास थंबिंग है, आप जाने क्यों देते हैं? आप जा क्यों रहे हैं? हॉस्टल वाला कोई इतनी ताकत नहीं है, यदि वो रोकेगा तो 2 दिन में कहेगा ये हॉस्टल ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको मैं छोड़ दी, मैं जा रहा हूं। उसकी अपनी मजबूरियां होती है। मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं सबकी बात बता रहा हूं। एक आदमी ने हमको फेसबुक पर लिखा कि पप्पू यादव जी हॉस्टल वाला सब आया था, पैसा ले लिए क्या? अब उसको केस समझावे, जितना हॉस्टल वाला जिंदगी भर कमाएगा उतना हम डेली और महीना में बांटते हैं, तो मेरा फेसबुक पर देख लो, हमको कितना पैसा आप दे दीजिएगा, क्या कौन दे देगा पप्पू यादव? हम 7 बार एमपी हैं। सोशल मीडिया पर लिखने वालों की कमी नहीं है, किसी को माँ, किसी को बहन, जो मन आता है सो लिखता है। मैं बार बार कहता हूं, अहंकार को निकालिए। बहुत लोगों के भीतर यहां अहंकार भरा हुआ होगा, उसको निकाल के जाइए, विसर्जन कर दीजिए, कॉमन मैन बनिए। मैं सबके फेस को देख चुका हूं। क्या फायदा है प्रतिक्रिया देने से? लंबी लकीर खींचते जाइए और आलोचना में मत फंसिए। जो प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा वो हीरो ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। आप बंद करिए प्रतिक्रिया देना, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप संस्थाएं चला रहे हैं, आपको पितवरू होना पड़ेगा। आप रिएक्ट नहीं कर सकते हैं और आप ताकत भी नहीं दिखा सकते। आजकल तो सब लोग बाउंसर ले लेके चलते हैं, सारा भावा बाउंसर, नेता बाउंसर, कोचिंग माफिया बाउंसर, जितना क्वेश्चन रिकॉर्ड हो सब में कोचिंग माफिया। एसएससी में हम लड़े, हिंदी सीसेट में, यूपीएससी में पप्पू यादव पर दिल्ली में गोली चली, हमने अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिया। हमने कहा हिंदी सीसेट पर लंबा बहस हुआ,
हम तो लड़े। याद करिए 3 बच्चे को मारा गया था, 9 दिन पटना बंद रहा था। तो मैं चाहता हूं कि पूरा बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बंगाल सब आपको देख रहा है। और कोटा में बच्चे डिप्रेस में हो रहे हैं। एक अच्छा माहौल आप लोग दीजिए। यदि हॉस्टल मालिक अच्छा माहौल दे दिया तो पटना भारत का नंबर 1 केंद्र बन जाएगा, एजुकेशन हब हो जाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन सरकार अविलंब करे, और जिस हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन ना हो, जिस हॉस्टल में सीसीटीवी फुटेज ना हो, जिस हॉस्टल में महिलाएं गार्जियन के रूप में ना हो, बिहार के गार्जियन को उस हॉस्टल में बच्ची को नहीं देना चाहिए। जहां महिला गाइड करे वहीं पर, जेंट्स को आप कहीं दीजिए। यहां जितने हमारे लोग हैं, मैं मानता हूं कि हमारे हॉस्टल की जो व्यवस्था है, व्यवस्थापक लोग हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा पेन लेता है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य और उनका भी भविष्य उसी हॉस्टल से जुड़ा होता है। तो जब इकोनॉमी उसी से सस्टेनेबल होगा तो निश्चित रूप से आप उसको मजबूत करिएगा। मेरा रिक्वेस्ट आपसे एक बात का अंतिम है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूं सबसे बड़ा कमजोरी माता पिता की है, और जो बच्ची 10th 12th के बाद आती है उन्हें पढ़ना या बाहर की समझ नहीं होती है, और वो बच्ची ज्यादा दिग्भ्रमित होती है। यह आप याद रखिए। जो न्यूली बच्ची आती है उसकी केयरिंग कैसे गाइडेंस कीजिएगा वो आप देखिए। उसका कंप्लीट उसको अच्छे टीचर के साथ रखना, उसको गाइडेंस देना माता पिता की तरह, एक अच्छे भाई की तरह, उसको महसूस हो कि आप पिता के रूप में, एक बहन के रूप में। तो न्यूली जो आती है बच्ची, सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित उसी वही होती है। मैं बहुत हॉस्टल का नाम नहीं बोलूंगा। बहुत सारे नेता अपने मकान, बहुत सारे, मैं समझ में नहीं आता, मैं सरकार से मांग करूंगा, ये नेता लोगों का जो हॉस्टल है इसको बंद कीजिए। ये लोग हॉस्टल कौन चलाएगा? जो एजुकेशनिस्ट है, जो हॉस्टल को सही रूप से गाइडलाइन कर सकता है। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति वाले हॉस्टल का निर्माण करके छोड़ देते हैं किसी दूसरे पर, सबसे ज्यादा घटना वही होती है। और जो हॉस्टल मालिक खुद पेन लेता है उस हॉस्टल में घटना नहीं हो सकती। और यहां मुझे लगता है लगभग वो हॉस्टल मालिक हैं जो खुद चलाते हैं, संचालित करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और पेन लेते हैं। इसके लिए आपको बधाई। हम अपील करेंगे इस पूरे के पूरे जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपको अच्छी कोचिंग भी है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बाहर जाके डिप्रेस भी जाते हैं, आप फ्रीडम के लिए बाहर जाते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं। आप पटना में भी आपको ऐसा नहीं है कि जब आप कोचिंग जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको 2 घंटे फ्रीडम नहीं मिलता है। अब पूरी होल नाइट और डे आप फ्रीडम खोजिएगा तो आप क्या करिएगा? जब बाहर जाता है तो लोग पूरी, उनको लगता है कि पूरा फ्री है, पटना में उनको ऑब्स्टेकल लगता है। मैं चाहूंगा बिहार के सभी गार्जियन को कि आप गलत हॉस्टल में मत डालिए, हॉस्टल का मानक देखिए, और सरकार से मैं मांग करता हूं जिन गाइडलाइंस को आप बनाए हैं उसको लागू करवाइए, उसको एक्जीक्यूट करिए, और थाना पर मत छोड़िए। एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में जज भी हो, रिटायर्ड जज, और वो समय समय पर हॉस्टल को जांच करे, ताकि हॉस्टल और उस हॉस्टल में रहने वाले बच्ची को लगे कि हमको कोई देख रहा है, कोई कमेटी देख रहा है, हम गलत नहीं करेंगे। यही मैं कहना चाहता था। मैं आपके साथ हूं, एज ए भाई ही नहीं, हर तरह से आप पर किसी भी ताकत का
किसी भी सरकार की गिद्ध दृष्टि पड़ेगी, मैं आपका आवाज लोकसभा में भी और एक परिवार की तरह मैं आपके साथ परछाई की तरह खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और मैं अपील फिर कर रहा हूं अंतिम में, आप पहन लीजिए, आपके हॉस्टल में कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह और आपका प्यार इतना अधिक हमको मिला। पटना सुरक्षित नहीं है, ये नहीं कहना, फिर झूठ बोल रहे ये प्रेस वाले। मैंने कहा पटना का हॉस्टल, मैंने कहा पटना का वो हॉस्टल जो खुद देखता है, जो गलत हॉस्टल है, मैं मानव की बात किया। इतना संख्या बल क्यों? क्योंकि हजारों हॉस्टल पटना में हैं और ये चंद कितने चंद है? ये कितने चंद है? सब 500 है ये आप लोग जो मीडिया वाले हैं ना, क्या करिएगा भगवान जाने। सारे मानक वाले हैं, सारे लीजेंड और जीनियस हैं, जो सबसे अच्छा है वो यहां है जी। ये एसोसिएशन कर रहा है और मैं एसोसिएशन के साथ खड़ा हूं। मैं अपनी बच्ची की बचाने के लिए एसोसिएशन से वार्ता करने आया हूं। मैं अपने बच्ची के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज किसी से नहीं करूंगा। सरकार दोषी है, सरकार हमेशा गिद्ध दृष्टि से नोचती है हॉस्टल को। ये लोग पैसा खाने के लिए बैठे हैं, ये लोग अनुशासित करने के लिए सरकार नहीं बैठी है। मेरा सवाल रहेगा पप्पू जी, आपने कहा कोटा जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, बच्चियां आप प्रेस से हैं? जी मैं प्रेस से ही, इसीलिए मुंह आप बैठ रहे थे, समझ गए, आपका चेहरा देख रहे थे। बोलिए। मेरा सवाल रहेगा, आपने कहा कि बच्ची फ्रीडम के लिए कोटा जाती है, उनके माँ बाप वहाँ निगरानी नहीं करते हैं, तो जो पटना, तो सारे लोग तो वहाँ नहीं जाते, बड़े बड़े घरों की बच्चियां पढ़ने जाती हैं। हाँ, मेरा बेटा बेटी जाता है। मिडिल क्लास वाले नहीं जाते, मिडिल क्लास वाले पटना बिहार। प्रश्न क्या है? मेरा सिर्फ यही कहना है कि मिडिल क्लास वाले बच्चियों के साथ जो आए दिन घटनाएं हो रही है, उस पर सरकार की फोकस नहीं है, आपकी भी शायद फोकस नहीं है। आप उन्हें बचाने की कोशिश। आपका जन्म कब हुआ? और जब आपका जब जन्म हुआ हम 5 बार एमपी हो गए थे। और आप ज्ञान बांट रहे हैं। सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी का फोकस है बच्ची को लेकर और मेडिकल माफिया और एजुकेशन को लेकर, तो वो पप्पू यादव का है। मैं किसी को नहीं बदलता हूं, मैं जेल दिया की बच्ची को लेकर। क्या बात करती है? कौन पेपर से है? रुपया बच्चे से फीस वसूले जाते हैं वहां पर। जब हम गए 10 नौ दिए फ्री में, हमने कहा एक बच्चा को कोई बिना पैसा लिए नहीं देगा। कौन सी बच्ची है जिसकी लड़ाई मैंने नहीं लड़ी है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि आए दिन ऐसा हो रहा है, सरकार इस पे नहीं नियम। भैया अभी बच्ची को फेंक दिया ये झाड़ी में, 3 साल की बच्ची पालीगंज में। अभी जब भी कोई बच्ची के साथ कुछ होता है उसको लब से जोड़ दिया जाता है, कहा जाता है प्रेम के चलते मौत हो गई। ये सरकार करती है, पप्पू यादव का आता है। सरकार से करिए पूछने के लिए ना। सर मैं इसीलिए आज यहाँ हूं कि मैं इन गार्जियन को लेकर अपने बिहार के बच्ची और बच्चों के भविष्य की चिंता करूं। इसीलिए मैं यहां हूं। आप भरोसा रखिए अपने भाई पर। मैं मर जाऊंगा अपनी बच्ची के रिस्पेक्ट के साथ, कुछ भी नहीं होने भरोसा।